दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। और कुल मिलाकर के जिस तरह से सीजीआई के घर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा करने पहुंचे, और ये पूजा उस वक्त करने पहुंचे जब महाराष्ट्र में चुनाव है। टोपी पहनकर, कुर्ता पजामा पहनकर, मराठा ड्रेस में वो पहुंचते हैं वहां पर, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपनी वेशभूषा उसी तरह से जनरली जाते हैं। आप सभी जानते हैं इस बात को। अब ये जो चर्चा है, ये जो तस्वीर है ना, इसने कई तरह की बातें शुरू कर दी हैं। लगातार बहुत तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आखिरकार सीजीआई चंद्रचूड़ जो है उनका नरेंद्र मोदी से कितनी करीबी है, इसे समझना जरूरी है। ये सिर्फ कयास है या ये सच है? नरेंद्र मोदी को सीजीआई चंद्रचूड़ ने न्योता दिया था, या फिर वो बिना न्योते के पहुंच गए? बिना न्योते के भी सीजीआई ने एक निष्पक्ष पोजीशन पर बैठने वाले व्यक्ति ने इस बात को वेलकम किया क्योंकि वो पूजा में आ रहे थे। ये कौन सी सोची समझी रणनीति है, और किसने ये रणनीति बनाई उस वक्त उस दिन के लिए? और बहुत कुछ खुलासे इससे होने जा रहे हैं, क्योंकि उन संभावनाओं से इनकार कतई नहीं किया जा सकता है। जैसे कि रंजन गोगोई अयोध्या के मामले में फैसला सुनाने के बाद संसद में जाकर बैठ गए और एक निष्क्रिय पोजीशन बना दी उन्होंने संसद की सीट को भी। मतलब इतने बड़े फैसले उन्होंने देश के लिए किए सीजीआई रहते हुए, लेकिन संसद में उनकी आवाज तक सुनाई नहीं देती है। अब ऐसे ही चंद्रचूड़ जो है वो काफी वोकल है, लगातार वोकल है। डिजिटल उन्होंने कर दिया अपनी परिस्थितियां सारी, जो ऑनलाइन होती है सारी अब कोर्ट की हियरिंग। लेकिन वहीं पर अब जो तस्वीर सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से इन्होंने ये किया। कौन सा ऐसा पद है, कौन सा ऐसा लालच है जो कि अब सीजीआई के ऊपर भी दबाव बराबर बना रहा है, या फिर ये दबाव शुरू से बना हुआ था और आपको और हमें नहीं दिखा? आइए बात करते हैं डॉक्टर सीपी राय जी से। सर, ये जो चर्चा है ये बहुत अहम और गंभीर है। देश के सीजीआई, मतलब अब इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता इन संभावनाओं से, क्योंकि रंजन गोगोई इसकी नींव पहले ही रख चुके हैं। लोगों को पता ही नहीं चलता है, जब तस्वीर खुलकर सामने आती है जनता खुद को ठगा हुआ महसूस करती है, और वो चैप्टर 4 दिन के लिए मीडिया में चर्चा होगी, सोशल मीडिया में 10 दिन और चर्चा हो जाएगा और बंद हो जाएगा। लेकिन इसमें नुकसान जनता का हो जाता है। इस बीच में आखिरकार न्यायिक प्रक्रिया जो है पूरी तरह से कैसे कॉम्प्रोमाइज हो रही है सर? विनीता, निश्चित तौर पर इस वक्त देश का मानस हिला हुआ है। चंद्रचूड़ साहब से देश को बड़ी उम्मीदें थी। जब वो बने उसके पहले भी उनका पिछला जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड बड़ा नीट एंड क्लीन रहा है, बड़े फैसले करने का रहा है। वो उत्तर प्रदेश में भी चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं और लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि निष्पक्ष फैसले करेंगे। यद्यपि इस दौरान कई निष्पक्ष फैसले भी आए, लेकिन कई सारे फैसले रोक भी दिए गए, या कई फैसलों को यथास्थिति कर दिया गया कि अब जो हो गया उस पर हम फैसला क्यों दें। जबकि कानून का एक तकाजा यह है कि 200 साल पहले भी अगर कुछ हुआ है, 200 साल बाद भी उसकी समीक्षा इसलिए की जाती है कि वो फैसला गलत था। और ऐसा दुनिया के तमाम देशों में देखने को मिलता है। बहुत सालों बाद किसी निर्णय को बदला जाता है, चाहे उस निर्णय के बदलने से फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, जो होना था हो चुका, लेकिन वो किया इसलिए जाता है कि वो कानून का इकबाल जिंदा रहे, न्याय का इकबाल जिंदा रहे और न्याय कायम रहे। जहां तक चंद्रचूड़ साहब के दोनों पक्ष देखने को मिले हैं, वीवीपैट के सवाल पर आपने देखा कि वीवीपैट के सवाल पर गिनती का सवाल था, वो बड़ा मुद्दा था। उस वीवीपैट की गिनती का मुद्दा जब तक हल नहीं हुआ था तब तक चुनाव में थोड़ी निष्पक्षता रही थी। और जो ही वीवीपैट का फैसला तीसरा राउंड आते आते हो गया कि अब गिनती नहीं होगी, उसके बाद चुनाव में बड़े घोटाले हो गए और 80 के करीब सीटें जबरी जीत ली गई। मैं इस मामले को थोड़ा अलग अलग नजरिए से देखता हूं। चंद्रचूड़ साहब जो हैं, मैं ये अभी नहीं मानने को तैयार हूं कि वो कहीं सरक गए हैं या वो कहीं झुक गए हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके घर में पूजा पाठ है और देश के प्रधानमंत्री जैसा पद का आदमी है, या मान लीजिए हमारे घर में पूजा हो और हमारे शहर में रहा कोई मंत्री अपने आप आ जाए, तो भारतीय परंपरा है कि आप उसको मना नहीं कर पाते हैं। यद्यप जो कानून है, जो प्रोटोकॉल है, वो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर सिवाय ऑफिशियल विजिट के और ऑफिशियल यूनिफॉर्म के और ऑफिशियल स्थानों के, उसके अलावा वो अपनी आपसी मुलाकात नहीं कर सकते। उनकी सिर्फ ऑफिशियल मुलाकात हो सकती है पदों पर रहने के दौरान। ये बात प्रधानमंत्री नहीं जानते हो ऐसा मैं नहीं मानता। अगर वो नहीं भी जानते हैं, चंद्रचूड़ जी तो जानते हैं, तो वो बड़ी विनम्रता से मना भी कर सकते थे कि सर कानून ये है इसलिए आपका आना उचित नहीं है।
लेकिन पूजा पाठ, शादी ब्याह, कुछ ऐसे मौके होते हैं जिसमें आदमी इन सारी चीजों को इग्नोर कर देता है। पता नहीं क्यों मेरा मन ये कहता है कि ये एक ऐसा मौका था। मोदी जी साजिश करता है, वो चालू आदमी है, वो चालूपना करते हैं। वो कभी वो कुछ लोगों के पैर धोने पहुंच जाते हैं, पहले पैर धुलवा के रखते हैं, इत्र वगैरह उस पर छिड़का के और उसके ऊपर क्रीम व्रीम लगा के, और फिर उन्हीं का पैर धोने लगते हैं। वो आपने देखा होगा वो दृश्य, उत्तर प्रदेश का दृश्य। वो तो मोदी जी इस तरह के काम करते हैं, और वो बेसिकली उनका वो स्वभाव है सब काम करना। उन्होंने किस नियत से किया वो जाने, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि चंद्रचूड़ जी इसमें कहीं साझेदार नहीं है। और चंद्रचूड़ जी को जितना मैं अभी तक समझता हूं, मैं ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं कि चंद्रचूड़ जी कोई राज्यपाल बनने के लिए, एमपी बनने के लिए या कोई राजदूत बनने के लिए वो समझौता कर लेंगे इस परिस्थिति में आकर के। कम से कम मेरा मन तो ये मानने को तैयार नहीं है। और अगर वो ऐसा कर लेंगे, अगर 1% ऐसा हो जाता है, ये भारत के कानून के और न्याय के इतिहास का सबसे कलंक वाला दिन होगा, सबसे बुरा दिन होगा। इसलिए हम लोगों को प्रार्थना ये करनी चाहिए कि मेरी बात सही साबित हो, कि वो बाई चांस उन्होंने साजिशन वो आ गए और ये इसलिए मना नहीं कर पाए क्योंकि पूजा का मौका था, लेकिन वो किसी दबाव में नहीं आएंगे और वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो उनके नाम को कलंकित कर जाए। उनके पास 2 बेटियां हैं जो संभवतः पूर्ण रूप से सक्षम और स्वस्थ नहीं है, और उनके पालन पोषण के बारे में कहानियां हम लोगों ने सुनी है। एक पिता के रूप में ऐसी 2 बेटियां, वो शायद अपनी भी शायद नहीं है, या अपनी है मुझे मालूम नहीं, ठीक से मुझे पता नहीं है, एडॉप्टेड है। तो एक पिता के रूप में ऐसी बेटियों को अडॉप्ट करके पालना पोसना, इतने दिनों तक एक शानदार कैरियर को कायम रखना, अपनी शुचिता को मेंटेन रखना। मजबूरी हो सकती है कश्मीर के सवाल पर कि कश्मीर में कोई काम हो चुका है, अब चलिए उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, इसलिए उस पर बोले ही क्यों। इस तरह की मजबूरियां कुछ चीजों में हो सकती है। यद्यप मैं इन मजबूरियों को मानने से इनकार करता हूं, सच को सच रहना चाहिए, उससे चाहे कोई फर्क पड़ता हो। लेकिन उसके अलावा उनके फैसले बहुत सारे नायाब फैसले रहे और देश में उसके लिए उनका आदर किया है। मैं ये उम्मीद करता हूं और विश्वास करता हूं कि आइंदा भी अपने रिटायरमेंट तक चंद्रचूड़ साहब वही करेंगे, और जो हम लोग शंका व्यक्त कर रहे हैं उस तरह का कोई काम वो नहीं करेंगे। तो सर एथिकल प्रेशर है फिर तो इस सीजीआई चंद्रचूड़ पर कि वो अपने सेवा निवृत्त होने के बाद नवंबर के बाद में कोई पद ज्वाइन ना कर ले। अगर उन्होंने ज्वाइन किया तो अपने आप ही लोगों का न्यायिक प्रक्रिया से विश्वास उठ जाएगा। ये भारत की न्याय व्यवस्था का सबसे कलंक का दिन होगा, सबसे बड़ा कलंक का दिन होगा। लेकिन अगर हम लीगल लॉबी की देखें सर, लीगल लॉबी तो ऑलरेडी इस बात की संभावनाएं जता रही है, और नहीं वो ठीक है, वो पीएम के उनके घर जाने को लेकर प्रशांत भूषण इत्यादि कई लोगों ने सवाल उठाया है, और पहले दिन से सवाल उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि प्रोटोकॉल के खिलाफ था, वो लॉ के खिलाफ था, वो रूल के खिलाफ था। लेकिन कई बार होता, मैंने कहा ना कि किसी की बेटी की शादी हो, दुश्मन भी आ जाए तो आदमी उस वक्त दुश्मनी भूल करके गले लगाता और कहता चाहिए खाना खा के जाइएगा। पूजा पाठ भी भारत की परंपराओं में इसी तरह की चीजें हैं। मैं तो मतलब मेरा मन यही कहता है, मोदी जी भले साजिशन आ गए हों, लेकिन चंद्रचूड़ जी उस भाव में बह गए कि भाई पूजा में कोई आ गया प्रधानमंत्री के पद पर बैठा तो कैसे मना कर दूं। ये तो एक व्यक्तिगत चीज है, और पूजा करने मैं जिस श्रद्धा से कर रहा हूँ उस श्रद्धा में भाग लेने वाले हैं, मैं मान के चलता हूँ यही, और मैं ये प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि मेरी बात यही सही साबित हो। लेकिन यहाँ पर जो लीगल लॉबी में बहुत सारे वकील हैं जो नाराज हुए, प्रशांत भूषण नहीं, उनके अलावा भी, और उन्होंने कुछ वक्त पहले चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा लेटर लिखा था सीजीआई चंद्रचूड़ को, जिसमें नेताओं के और लीगल लॉबी के करीबी की बात की गई थी, किस तरह से फैसलों को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में कैसे संघ के पृष्ठभूमि वाले जजेस जो हैं गुजरात से आ रहे हैं और वहां पर प्रमोशंस के साथ में काम कर रहे हैं, और कैसे धीरे धीरे करके पूरे लीगल सिस्टम पर एक अलग तरह की, जैसे कि एजुकेशन में संघ ने अपनी सेंध लगाई, वो यहाँ पर भी एक बड़े स्तर पर की जा रही है। तो ये सब चीजें देखने के बाद भी कभी सीजीआई चंद्रचूड़ ने इस बात को लेकर के खुल के कभी कुछ नहीं कहा, जबकि वो बहुत वोकल हैं, कई चीजों का खुलकर विरोध कर देते हैं। तो इसको क्या माना जाए सर? ये ठीक है विनीता, उस लेवल तक सीजीआई चंद्रचूड़ नहीं जा पाए कि वो सीधे सीधे आरएसएस से लड़ना शुरू कर दें। 2013 में मैंने जब कुछ चीजें लिखी थी, उस वक्त मैंने लिखा था कि 2013 में कि जब फांसीवाद आता है तो सबसे पहले वो शिक्षा पर कब्जा करता है, संस्कृति पर कब्जा करता है, और मीडिया पर कब्जा करता है, उसके बाद फिर पुलिस पर कब्जा करता है, फौज और प्रशासन में जाता है, फिर जुडिशरी पर कब्जा करता है। और तभी मैंने लिखा था पहले वो दूसरों को मारता है,
लेकिन बाद में फिर अपने बुद्धिजीवियों को भी मारना शुरू करता है, ये इतिहास बताता है। और वो हमने इन 10 सालों में लगातार देखा है। तो ये जो परिस्थितियां हैं, सब जगह कब्जा करते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और उसके अपने उनके तरीके हैं, लीगल तौर तरीके हैं। निश्चित तौर पर जब नियुक्तियां होंगी और वकीलों में से नियुक्त किए जाएंगे, उसमें कुछ लोग आरएसएस के होंगे, वो भी नियुक्त होंगे, नाम भेजे जाएंगे, उसमें सरकार की भागीदारी होती है। अब आउटराइट जा करके चंद्रचूड़ उस लेवल तक चले जाते कि उनको नकार देते, बोले नहीं, मैं इनकी जांच कराई, आरएसएस से जुड़े। वो चंद्रचूड़ जी शायद कह नहीं सकते थे, उसके नाते लोग भर लिए गए हैं और वो होता चला जा रहा है। निश्चित तौर पर चंद्रचूड़ जी ने उतने बड़े पैमाने पर ये लड़ाई तो नहीं लड़ी, लेकिन फिर भी जो शंका आप व्यक्त कर रही हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वो शंका सही साबित नहीं होगी। अगर साबित नहीं होगी तो फिर तो ठुकरा देंगे वो ऑफर। हाँ, कोई ऑफर नहीं लेंगे, मैं मान के चलता हूँ। आज ही मेरी डिबेट, आज की मेरी चर्चा याद रखिएगा, मैं ये मान के चलता हूँ कि चंद्रचूड़ कोई ऑफर स्वीकार नहीं करेंगे, और मैं विश्वास करता हूँ कि मैं गलत साबित ना हो। सर, हम ये वीडियो का पोर्शन निकाल के अलग से चलाएंगे। अगर सीजीआई चंद्रचूड़ नवंबर के बाद में ऐसा कोई भी ऑफर या मतलब किसी बड़ी पोजीशन पर दिखाई नहीं देते हैं, तो ये अपने आप में खुलकर साबित हो जाएगा। इसमें तो कोई छुपने वाली बात नहीं है, साफ निकल के आएगा। इसको संभाल के रखिए, इस मेरे वीडियो को। मुझे पूरा विश्वास है कि चंद्रचूड़ किसी चीज को स्वीकार नहीं करेंगे, अगर मैं इंसानों को थोड़ा समझने में गलती नहीं करता हूं तो। जी नहीं सर, बिल्कुल आपके बहुत सारे आंकलन मैंने देखे हैं। बिल्कुल जहां पर अच्छे खासे भविष्यवाणी करने वाले फेल हो गए, जहां सर्वे फेल हो गए, वहां पे आपकी बात बिल्कुल सही निकली है। और मैं मानती हूँ कि यहाँ पर भी आपकी ये बात बिल्कुल सही निकले, क्योंकि ये देश की बहुत मजबूत स्तंभ की बात है लोकतंत्र के। लेकिन यहाँ पर सर एक बड़ी बात ये है कि अगर ऐसा परिस्थिति हुई या अगर नहीं हुआ या हुआ, दोनों ही परिस्थितियां सामने आ जाएंगी। लेकिन कुल मिलाकर के आज की तारीख में सीजीआई के जो कार्यक्रम कई बार लगे, जिसमें मोदी जी भी दिखाई दिए, मोदी जी के कई मंत्री भी कई बार दिखाई दिए, उनके कई लोग कार्यक्रमों में दिखाई दिए, विज्ञान भवन में हुए कई कार्यक्रम ऐसे जिसमें अर्जुन मेघवाल थे। और आपको वो भी विवाद याद होगा सर, जब किरण रिजिजू को हटाया गया था मंत्रालय से, और उस वक्त में सीजीआई चंद्रचूड़ ने मोदी जी को फोन किया था, नरेंद्र मोदी को, पीएम को फोन किया था कि आप अपने मंत्री को संभाल लीजिए। विनीता, 2-3 परिस्थितियां विनीता, केंद्र सरकार में और तमाम ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसमें जुडिशरी हिस्सा लेती है। अर्जुन मेघवाल मिनिस्टर थे, और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिससे चीफ जस्टिस को रहना पड़ता है। बहुत से राष्ट्रपति भवन होते हैं, विज्ञान भवन होते हैं, उन कार्यक्रमों को अदरवाइज लेने की कोई जरूरत नहीं, उसमें वो औपचारिक तौर पर उनकी मौजूदगी जरूरी होती है। किरण रिजिजू जरूर अपने सीमा से बाहर चले गए थे और कुछ ज्यादा बोलने लगे थे, तो निश्चित तौर पर वहां पर चीफ जस्टिस ने ये बताने की कोशिश की कि उनको अपनी हद में रहना चाहिए, जो इसलिए अपनी हद में वो अपनी हद में रहे, और फिर अंत में उनको हटाना पड़ा था, क्योंकि वो टकराव कुछ ज्यादा आगे बढ़ गया था, और वो टकराव बड़ा खराब साबित हो सकता था सरकार के लिए, और उसके बहुत खराब संदेश जा सकते थे, तो उनको हटाना पड़ा था। लेकिन अगर किसी कार्यक्रम में लोग मिलजुल रहे हैं, तो सार्वजनिक कार्यक्रमों में मिलना जुलना कतई गलत नहीं है, और उसका अपना प्रोटोकॉल है, उसकी परंपराएं हैं, उन परंपराओं के अनुसार। लेकिन किरण रिजिजू जो भी बोल रहे थे, किरण रिजिजू उस वक्त, तो वो सब कुछ भी वो ऐसा तो नहीं था सर जो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के बिना परमिशन के बोल सकते थे, क्योंकि उनकी फाइलें भी जो हैं सारी सिग्नेचर के लिए उनके पास सिर्फ साइन के लिए आती थी, अप्रूवल के लिए तो भूपेंद्र यादव के पास जाती थी, फिर वहां से अमित शाह देखते थे, फिर पीएमओ चीजें जाती थी। ये तो एक बहुत जग जाहिर ओपन चला गया था सिस्टम। जब एक वक्त में कहा जाता था कि सोनिया गांधी, यहाँ पे 2 पीएम चल रहे हैं, एक तरफ सोनिया गांधी, एक तरफ मनमोहन सिंह है, तो यहाँ पर भी ऐसी परिस्थितियां नहीं है, तो कई स्ट्रैटेजी इसी तरह से चलती रही है। जो मंत्री है वो मंत्री नहीं था, लेकिन दोनों में फर्क है। चंद्रचूड़ जो है, सीजीआई चंद्रचूड़, उनकी रिश्ते भी ठीक ठाक होने लगे थे फिर उसके बाद पीएम मोदी से, जो अभी तक अच्छे चल रहे हैं। जब उन्होंने तारीफ भी की थी कि उन्होंने मुझे कोरोना की आयुर्वेदिक दवाई बताई थी, ये सब भी हुआ था। ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। ये सारी चीजें स्वाभाविक होती हैं, ह्यूमन बीइंग हैं सब लोग, और फॉर्मली ये सब बातें करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, एक दूसरे की तारीफ कर देना। अब केजरीवाल जब बहुत खांसते रहते थे और नवंबर आते आते वो मफलर बांध लेते थे, तो उनको भी मोदी ने कहा था कि आप जरा वहाँ कर्नाटक में फला डॉक्टर क्या चले जाओ, 15 दिन रहे आओ जाके उनको, और फिर वहाँ वो केजरीवाल गए और वहाँ से ठीक होकर के आए। तो ऐसी बातें, ये सब कोई बड़ा मायने राजनीति में नहीं रखती हैं। ये बातें इंसानियत की बातें हैं, होती रहती हैं, किसी को जानकारी है दूसरे को दे दिया, बता दिया, ये कोई बड़ी बातें नहीं होती हैं। और व्यक्तिगत रूप से कोई एक दूसरे से कोई दुश्मनी नहीं होती है कि प्रधानमंत्री से और सीजीआई से या किसी मंत्री से किसी की दुश्मनी हो। वैचारिक टकराव होते हैं, जो काम है काम के टकराव होते हैं, काम के तरीके के टकराव होते हैं, निर्णय लेने के तरीके के टकराव होते हैं,
वो टकराव अपनी जगह होते हैं और व्यक्तिगत बोल चाल भाषा सुख दुख पूछना वो अपनी जगह होता है और वो नेचुरली वो तो एक स्वस्थ परंपरा है। अगर एक दूसरे का हालचाल पूछें, एक दूसरे को मदद करें, एक दूसरे को बताएं, वो तो एक स्वस्थ परंपरा है। मुझे मालूम है कि अमेरिका में, तो आपके दर्शकों के लिए बता देता हूँ, अमेरिका में जब कोई राष्ट्रपति कोई बड़ा नया फैसला लेता है तो वहाँ एक परंपरा है, ये आपके दर्शकों को बता दे रहा हूँ कि वहाँ जितने भी पूर्व राष्ट्रपति होते हैं वो चाहे रिपब्लिकन हो चाहे डेमोक्रेट हो, उनकी जो सीक्रेट सर्विस है वो जो निर्णय होता है उसको एक लिफाफे में बंद करके उस राष्ट्रपति को देने जाती है और वो सारे फैसले सारे राष्ट्रपतियों के पास जाते हैं जो पूर्व राष्ट्रपति कहीं भी रहते हैं अमेरिका के किसी भी कोने में। वहाँ ये परंपरा नहीं है कि वाशिंगटन में आप रिटायर हुए तो वहीं पे एक बंगला कब्जा करके रह लो। कोई अपनी खेती करता है, कोई अपना कोई काम करता है, कोई लेक्चर देता है, अपने अपने घर चले जाते हैं सारे पूर्व राष्ट्रपति लोग आम आदमी की तरह जिंदगी जीने के लिए। और मुश्किल से 7-8 लोग उनको गार्ड के तौर पर मिलते हैं, 8 लोग, 8 से ज्यादा नहीं मिलते। तो खैर बता वो रहा था मैं कि बड़े से बड़े फैसले जो होते हैं देश के वो पूर्व राष्ट्रपतियों को भेजे जाते हैं, सीक्रेट सर्विस ले जाके देती है, वो पूर्व राष्ट्रपति लोग उसको पढ़ते हैं। अगर वो उचित समझे तो हॉटलाइन अपनी बात कर सकते हैं वर्तमान राष्ट्रपति से, उनको राय दे सकते हैं, ऐतराज कर सकते हैं। नहीं करते हैं तो उनके घर में डिस्ट्रॉयर मशीन रखी होती है और वो पढ़ने के बाद उस पूरे फैसले को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस तरह की स्वस्थ परंपराएं अमेरिका जैसे देशों में है वहां पर। और पुरानी परंपराएं यहाँ की भी आप देख लीजिए कि पुरानी परंपराओं में इंदिरा जी ने बड़े बड़े फैसले चंद्रशेखर जी से पूछ के, अटल बिहारी वाजपेयी से पूछ के, बड़े बड़े जो लोग थे उनसे चर्चा करके किए। चर्चा करने के मतलब नहीं कि इंदिरा गांधी को नॉलेज नहीं थी। चर्चा करने का मतलब ये होता है कि हमारे पास प्लान है, हमारे पास ये जानकारियां हैं, हम ये जानते हैं, लेकिन आपकी हम नॉलेज में डाल दे रहे हैं, आपको भी पता रहना चाहिए कि देश क्या करने जा रहा है। ये स्वस्थ परंपराएं मोदी के आने के पहले तक हुआ करती थी और वो सारी परंपराओं को मोदी ने आने के बाद ध्वस्त कर दिया है। अगर इस तरह की परंपराएं कायम रहे और विरोध पक्ष, जुडिशली और सारी जितनी संस्थाएं हैं एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठाएं, एक दूसरे के साथ चीजें को शेयर करें, तो निश्चित तौर पर वो देश भले के लिए है, उससे कोई देश का बुरा होने वाला नहीं है। जी, यानी कुल मिला के वहां की परंपराएं तो बहुत मजबूत रही हैं, लेकिन यहाँ की भी परंपराएं कम मजबूत नहीं है, लेकिन बशर्ते कि उसे इतनी खूबसूरती के साथ आगे निभाया जाए जैसा आप कह रहे हैं कि निभाया जाएगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद यही करते हैं कि सीजीआई चंद्रचूड़ जो है रंजन गोगोई की तरह किसी पद पर सेवानिवृत्त होने के बाद नवंबर के बाद दिखाई ना दें, भले ही वो समाज के लिए काम करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।